ये थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो गया था बीच में, पता नहीं क्यों, जबकि नेट तो चल रहा था। चलिए, तो बीच के लिए क्या हुआ था, 1-2 मिनट के लिए अजय जी, मेरी आवाज वगैरह नहीं आ रही थी क्या? सर Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था You're शायद आपका। हाँ। yes, yes. I think we were lost on the form C. After that, we have हाँ missed. ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये यहाँ पर थे हम। तो फॉर्म सी तो कंप्लीट हो ही गया था, फॉर्म सी के अंदर दिया हुआ उन्होंने, देर इज ए रेफरेंस टू Mm-hmm. प्रोवाइजो टू सेक्शन 21 सबसेक्शन 2। नाउ वी वर ऑन दिस कंसोर्टियम पार्ट। ठीक है, कंसोर्टियम में क्या है, देर आर 4 मेंबर्स इन द कंसोर्टियम, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कंसोर्टियम शैल बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उनका वोटिंग शेयर कितना होगा, जितना जितना उनका डेट है उतना उतना होगा। क्योंकि कंसोर्टियम में भी क्या होता है, बैंक वाइज डेट रहता है, ऐसा नहीं कि मिक्स होता है। ठीक है ना, जैसे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, चार मान लो बैंक ने टोटल मिलाकर के फंडिंग किया है, तो सबका अलग अलग वोट शेयर रहता है, उसी के वोट शेयर के बेसिस पर दे शैल बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लियर है? वेर एनी पर्सन इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, एक आदमी दोनों है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सच पर्सन शैल बी ए फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड। ठीक है, एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद वोटिंग शेयर प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट्स होगा। ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट। ठीक है, वेयर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज असाइन्ड और लीगली ट्रांसफर्ड एनी ऑपरेशनल डेट टू ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। एक ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसने अपना डेट फाइनेंशियल क्रेडिटर को असाइन कर दिया, तब भी वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट से करेक्टर चेंज नहीं होता। Where the terms of a financial debt extended as part of a consortium arrangement or syndicated facility provide for a single trustee or agent to act for all financial creditors। ठीक है, मतलब जो कंसोर्टियम अरेंजमेंट है उसमें क्या प्रोविजन है, एक सिंगल ट्रस्टी होगा या एजेंट होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर मे ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। मतलब इसमें ट्रस्टी या एजेंट एक ही होगा। ठीक है, और वो अपना अपना उसको बता देंगे भाई कैसे वोट करना है। जैसे मान लीजिए चार है ना, कंसोर्टियम मैनेजमेंट या सिंडिकेट फैसिलिटी में चार है, उसमें प्रोविजन है भाई एक ही सिंगल ट्रस्टी होगा या एजेंट होगा। ठीक है, तो उसी को ही ऑथराइज कर देंगे सारे। तो ऐसा हो सकता है कि दो बोल दें भाई फेवर में वोट करना, दो बोल दें कि इसमें वोट करना, वो वैसे ही वोट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। ठीक है, अच्छा, अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट हिज ओन कॉस्ट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। अपने वोट शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज इज राइट टू वोट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर विद वन और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जॉइंटली और सेपरेट। मतलब जैसे मर्जी, चाहे जॉइंटली वोट करे चाहे सेपरेटली वोट करे, मर्जी है उसकी। ठीक है, यहां तक कंसोर्टियम वाला तो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स। कोई आपने डिपॉजिट्स इश्यू कर रखी है, या कोई, जैसे मान लीजिए कोई डेट सिक्योरिटीज इशू कर रखी है, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या डिपॉजिट्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, एंड द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो उसमें एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड है या डिपॉजिट डीड है, उसमें क्या है, दैट कंटेन्स ए प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट। तो उसके में क्या होगा कि ये जो ट्रस्टी और एजेंट है शेल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज में बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड क्या है, रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड है 10 मिनिमम, अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 6, the IRP shall make an application to the adjudicating authority
along with the list of all financial, ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा उन सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their AR, who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of the committee of creditors. ठीक है। जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, ठीक है, या डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनमें क्या होगा, वो तो उसकी ट्रस्ट डीड में लिखा होगा, जो भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें लिखा होगा, उसी के हिसाब से आएगा। वो AR नहीं होगा, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, लेकिन उसको अलग से फीस नहीं मिलेगी। ठीक है, वर्ड उसके लिए भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यूज किया गया। लेकिन ये यहां पर फीस जिसको मिलनी है वो कौन है, जो कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली होम बायर्स, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए गार्जियन, executor or administrator. Such person shall act as authorized representative on behalf of such financial creditors. किसी माइनर के बिहाफ पे, या किसी डेड पर्सन के बिहाफ पर, या किसी ल्यूनाटिक है कोई भी है इस तरह से, है ना, तो उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, तो सच पर्सन शेल एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है। एंड द सच ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर क्लॉज ए और बी और सी shall attend the meetings of the committee of creditors and vote on behalf of each financial creditor to the extent of his voting share। ठीक है, तो जिस जिसका वोट जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से वोट करेगा। ठीक है। द रिमनरेशन पेएबल टू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर क्लॉज ए एंड सी, ए में क्या है, डिपॉजिट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सी में कौन है, गार्जियन, एक्सिक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पर, तो उस वो तो होगी एज पर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट और द रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, जैसा वहां पर लिखा है, उसको यहां से कोई फीस मिलने वाली नहीं है। ठीक है। एंड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 6A शैल बी एज स्पेसिफाइड विच शैल बी फॉर्म पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो बी पार्ट में मिल रही है, जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में मिल रही है, दैट शैल बी पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है। The board may specify the manner of voting and the determining of the voting share in respect of financial debts covered under subsection 6 and 6A. Board specify कर सकते, save as otherwise provided in this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 51% of the voting share of the, जो नॉर्मल डिसीजंस हैं उसके लिए 66% नहीं है। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस के लिए कितनी है, नॉट लेस देन 51%। अगर 50.9 भी होगी तो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, कितना होना चाहिए, 51। ठीक। Uh, Sir, I believe where it is required 66% of voting, it is mentioned somewhere. 66%, 66% तो देखिए अलग अलग, जैसे 28 में मेंशन है स्पेसिफिकली, सेक्शन 28 में Hmm. मेंशन है, सेक्शन 30 में मेंशन है फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। मैंने आपको एक चार्ट भी दिया है, चार्ट में भी लिखा है कि 66% कहाँ चाहिए, 51 कहाँ चाहिए, 90% कहाँ चाहिए, उस चार्ट में लिखा हुआ। कौन से बेसिक, चार्ट Yes, में yes. सर, देख नहीं पाया। एक चार्ट ग्रुप में शेयर किया था ना मैंने, IBC चार्ट। अजय जी आपको मिला है ना चार्ट, एक्सेल शीट जो है, एक्सेल वाला चार्ट मैंने ओके, कहा। एक्सेल सीट, अच्छा एक्सेल सीट जो पहले दिन दिया था, हाँ ठीक है। उसके एक्सेल अंदर सीट है तो वो। मिली है सर। है। एक्सेल सीट मिला है। हाँ उसके अंदर लिखा हुआ है ना। हाँ, save otherwise provided this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 51% of the ओके voting सर, share। थैंक हाँ जी, यू। आवाज तो क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी जस्ट ब्रेक, अभी अभी बीच में जस्ट ब्रेक ब्रेक हो हुई रही है थी, सर। लास्ट सेंटेंस आपका ब्रेक हुआ है। ओके, तो ये मैं ना बाहर ही कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ अंदर बैठा हूँ ना, शायद इस वजह से थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नेट तो अपने पास दो दो है, तक नहीं है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, वहां से कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा कई बार मेरे को लग रहा है कि कुछ इशू आ रहा है, वो भी कई बार बोल देता है ना कि नेट कनेक्शन जो है अनस्टेबल है। यहाँ तो मेरे को नहीं लगता था प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी तो दूसरा कनेक्ट कर दूंगा।
जो ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहाँ बेटर है जी, यहाँ आ रही है नाउ बात। बेटर सर। यस यस सर, सर, यस यस। सर, आ रहा है। ठीक है ना, हाँ। यस। तो ये क्या कहता है, बाई वोट ऑफ नॉट लेस देन 51%, प्रोवाइड दैट वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, या सारे ही जो क्रेडिटर्स हैं वो रिलेटेड पार्टीज हैं, तो उस केस में द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड शैल कंप्राइज ऑफ सच पर्सन टू एक्सरसाइज सच फंक्शन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। तो वो हमारा रेगुलेशन है, रेगुलेशन मेरे ख्याल से 16 या 18 रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन में ये क्लियरली बताता है कि क्या है। ये रेगुलेशन अगर हम देखें, ये रेगुलेशन है हमारा, रेगुलेशन नंबर 16, कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट, कोई भी फाइनेंशियल डेट नहीं है, या वेयर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, द कमिटी शैल बी सेट अप इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। ठीक है। The committee formed under this regulation shall consist of members as under 18 largest operational creditors by value. ठीक है। Provided that if the number of operational creditors is less than 18, the committee shall include all such operational creditors. एक representative रहेगा elected by all workmen other than those workmen included under clause A, और दूसरा one representative elected by all employees। ठीक है। और इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी दिया हुआ है। कैलकुलेशन कैसे होगा, अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू द क्रेडिटर्स लिस्टेड इन सब रेगुलेशन 2A। 2A में कौन से हैं, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो हमें क्या लेना है, हमें क्या करना है कि 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का डेट ले लेना है एक तो। ठीक है। उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डेट ड्यू टू वर्कमैन है वो ले लेना है। ठीक है। कैलकुलेशन करनी है ना भाई, 66 कैसे होगा, तो हमें मान लीजिए जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है जो 18 लार्जेस्ट है उनका डेट मान लीजिए है 200। ठीक है, 200 CR है। फिर जो एग्रीगेट टू एम्प्लॉयज है वो 100 है, और एग्रीगेट टू वर्कमैन 100 है, तो ये 400 हो गया। हमें 400 का फिर 66% लेना है। ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी लिखा हुआ है। A committee formed under this regulation and its members shall have the same rights, powers, duties and obligations as a committee comprising financial creditors and its members as the case। अब इसमें क्वेश्चन एक आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक रिलेटेड पार्टी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, क्या वो सीओसी में आएगा। नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जो रिलेटेड वाली कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पर भी लगेगी। इट ठीक मीन्स है। कि अनरिलेटेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को ही लेना है। हाँ बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। वन हाँ जी। क्वेश्चन फ्रॉम माइंड। इन हाँ केस अभी जब सीओसी कंस्टिट्यूट हुआ उस समय फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं था, वी हैव फॉर्म द सीओसी विद द ऑपरेशनल क्रेडिटर, सब्सिक्वेंटली इन द मीन टाइम फाइनेंशियल क्रेडिटर अराइजेस एंड फाइल द क्लेम, सो व्हाट हैपेंड टू दिस ऑलरेडी और नहीं, वो फॉर्मुलेटेड तो देखिए सीओसी? ऐसा है कि विद इन 2 days ऑफ एनी चेंज वो जो ये कमिटी क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिवाइज होती रहती है। तो सो जो ये जो डिसीजन लिए हुए थे ये फर्स्ट वाले नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन वैलिड रहेंगे, जो सीओसी से वो डिसीजन सारा उस टाइम ले लिए चेंज थे हो वैलिड जाएगा? रहेंगे। वो आगे है, क्लैरिटी है उसमें। सो और द ऑपरेशनल क्रेडिटर विल बी आउट? बिल्कुल। नहीं, ऑल क्यों आउट, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई वो 10% का फिर भी हो, अगर 10% का होगा बट दे तो डोंट ठीक दैट टाइम दे डोंट हैविंग द वोटिंग परसेंट आई थिंक, है। फिर उनको वोटिंग हाँ परसेंटेज नहीं वोटिंग नहीं मिलेगा। होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन मैं पुट ही करने वाला था, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। वही है, बिल्कुल ठीक बात है। आपका मतलब ये है कि पहले कोई भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं था, सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो गई बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, बाद में एक फाइनेंशियल क्रेडिटर आ गया, सपोज इंटरिम फाइनेंस दे दिया उसने, तो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा वो, हम्म। है ना। या फिर उसका डेट पहले नहीं था, अब हो यस। गया, या कोर्ट से डिक्री आ गई, अगर कोर्ट से डिक्री आ गई तो वो भी डेट माना जाता ना। राइट। तो वो तो कम, ये बात लिखी हुई है, इसी में लिखी हुई है मेरे हिसाब से। थोड़ा नीचे चलते हैं। ये 21 अंदर में चल नहीं रहा ना नीलम प्रॉपर। ये हो गया।
ये तुमने कर ही लिया। तो रेम्युनरेशन पेबल क्लॉज बी में जो है वो दैट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, और बाकी वाले में एज पर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये हो ही गया हमारा। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द आरपी टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटार। ठीक है, तो कमेटी के पास राइट है, क्या राइट है? टू फर्निश, टू आस्क द, टू रिक्वायर द आरपी टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो वर्ड क्वालिफाइड है, लिखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही मांग सकते हैं इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटा एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP पीरियड। ठीक है, और इसको देनी पड़ेगी कितने दिन के अंदर? विद इन 7 days ऑफ सच रिक्वेजिशन। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall make available any financial information so required by the committee within a period of 7 days of such resolution। अच्छा, अब हम 21 में आपका पॉइंट वो रह गया कि भाई ये बात कहाँ लिखी गई है, वो हमारे को रेगुलेशन 4A 4B और 16 16A 16B में पता चलेगी। ठीक है, तो पहले तो 4A 4B। 4A क्या है? 4A बेसिकली ये इसकी बात करता है, चॉइस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। प्राइस यूटिलिटी। ठीक है, 4B हो गया डिस्क्लोजर ऑफ चेंज, और फिर दोबारा ये 16A 16B पर हम चलते हैं। ये कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल डायरेक्टर भी हो ही गया, है ना। ये जो 16A पर चलते हैं, 16A क्या बोलता है? 16A बोलता है द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, द IRP shall select the insolvency personnel who is the choice of the highest number of financial creditors in the class in form CA। ठीक है, फॉर्म CA में क्लेमेंट्स फॉर्म भरेंगे, पहले भी हम देख चुके हैं, है ना, टू एक्ट एज द AR, provided that the choice of an insolvency personnel to act as an authorized representative by a financial creditor in a class in form CA shall not be considered if the form CA is received after the time stipulated in the public। ठीक है, the IRP shall apply to the adjudicating authority for appointment of the AR within 2 days of the verification of claims। ठीक है, provided that till the application for appointment of the AR for a class of creditors is under consideration, the insolvency professional selected under sub regulation 1, मतलब तीन में से एक सेलेक्ट हो गया था ना, तो वो एक इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकता है। ठीक है, ये अभी अभी अमेंडमेंट आई है आपकी 24 में, 24 सितंबर 2024 को अमेंडमेंट आई कि भाई ये, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता था कि भाई आपने AR का नाम भेज दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल आया नहीं, तो क्या होगा? तो ये कहता है कि भाई तब तक वो इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकता है। ठीक, एनी डिले in appointment of the authorized representative for any class of creditors shall not affect the validity of any decision taken by the committee। The financial creditors in the class representing not less than 10% voting share may seek replacement of the AR। पहले ये AR की रिप्लेसमेंट का प्रोविजन नहीं था, अब ये भी आ गया। ये क्या कहते हैं इसमें? द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द क्लास रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10%, क्योंकि ये AR जो है ये तो उन्हीं का ही है, सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का, है ना। तो those who represent not less than 10% voting share may seek replacement of the authorized representative with an insolvency professional of their choice by making a request to the IRP or RP, who shall circulate such request to the creditors in that class and announce a voting window open for at least 24 hours। ठीक है, subject to clause A and B of sub regulation 2 of regulation 4A, the IRP or RP as the case may be shall offer choice of at least 3 insolvency professional to the financial creditors in the class, including such insolvency professionals proposed under sub regulation 3A along with the existing authorized representative। ठीक, the resolution professional shall apply to the adjudicating authority for appointment of the AR who receives the highest percentage of voting share of the financial creditors in that class। अब यहां पर ये देखिए 3B इंपॉर्टेंट है। 3B क्या कहता है? 3B कहता है सब्जेक्ट टू क्लॉजेस A एंड B
ऑफ सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 4A। रेगुलेशन 4A का 1 और 2, ए और बी क्या है? ये है अपना 4A। ये 4A है, 4A का ये 4A। ठीक है। वो 2 बेसिकली नॉट रिलेटेड पार्टीज हैविंग इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, वही सारी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें एक एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग का भी नाम उसमें रखेगा। एग्जिस्टिंग का भी नाम रखेगा और 3 नाम और दे देगा उनको। ठीक। The IRP or RP as the case may be shall offer choice of at least 3 insolvency professionals to the financial creditors in the class, including such insolvency professionals proposed under sub-regulation 3A, along with the existing authorized representative. ठीक है। The resolution professional shall apply to the adjudicating authority for appointment of the AR who receives the highest percentage of voting share of the financial creditors in the class. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज है। क्या है? यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर आ गया। ठीक है। जब इनिशियली एआर की अपॉइंटमेंट होती है तो वहां पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर नहीं आता। वहां जितने भी हाईएस्ट नंबर ने वोट कर दिया वही हो जाता है। ठीक है। द आईआरपी शैल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इन ईच क्लास टू द रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो आईआरपी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स किसको दे देगा? जो भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है फॉर ईच क्लास। The IRP or the RP, as the case may be, shall provide an updated list of creditors in each class to the respective authorized representative as and when the list is updated. ठीक है। The authorized representative shall have no role in receipt or verification of claims of the creditors of the class he represents. The IRP or RP, as the case may be, shall provide electronic means of communication. और वोटिंग शेयर कैसे होगा? वोटिंग शेयर शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द फाइनेंशियल डेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। वोटिंग शेयर ऑफ ए क्रेडिटर इन ए क्लास शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द फाइनेंशियल डेट which includes an interest at the rate of 8% per annum unless a different rate has been agreed to between the parties। ये कई बार इस पर सवाल पूछ लेता है एग्जाम में। ये बेसिकली होम बायर्स पर एप्लीकेबल है। मान लीजिए होम बायर के साथ कोई एग्रीमेंट है आपका, उसमें इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई डिले में क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में जो होम बायर्स हैं वो 8% इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर उसमें 12 लिखा है तो 12 क्लेम कर लेंगे, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा तो 8 कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट है। The authorized representative of creditors in a class shall be entitled to receive fees for every meeting of the committee attended by him in the following manner। ये इस हिसाब से इनको फीस मिलेगी। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या था? पहले सिर्फ इसको मीटिंग की फीस मिल रही थी। अभी क्या है, क्योंकि ये अपनी भी तो मीटिंग कर रहा है ना। एक तो ये है कि जो आरपी मीटिंग करता है उसमें ये जाता है एआर। ठीक है, ये ऊपर वाली फीस तो उसकी है। दूसरा ये कि ये जो एआर है ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के साथ में भी तो मीटिंग करता है ना। तो पहले इस फीस का कोई प्रोविजन नहीं था, अब इन्होंने यहां पर ये भी कर दिया। ये कह दिया द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फीस फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कन्वीन्ड बाय हिम इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है। तो इसके लिए इतनी इतनी फीस इनको मिलनी है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन द क्लास। तो क्या कितनी भी मीटिंग कर सकता है? नहीं, सिर्फ दो जो मीटिंग है वो होगा। 2 मीटिंग मिलेगी पर सीओसी मीटिंग। अगर सीओसी की मीटिंग है, ठीक है, एक सीओसी मीटिंग के लिए 2 मीटिंग ये कर सकता है और उसमें ये वाली फीस ले सकता है 10,000, 12,000 और 15। अगर 2 मीटिंग से ज्यादा करता है तो फिर अप्रूवल ऑफ सीओसी लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर भी सीओसी का अप्रूवल की जरूरत है। द फीस फॉर एनी एडिशनल मीटिंग beyond 2 meetings corresponding to a meeting of the committee of creditors shall be part of the insolvency resolution process cost subject to approval of the committee of creditors। 2 तक कोई दिक्कत नहीं, 2 के बाद में ये अप्रूवल लेना था। ठीक। चलिए, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के सारे प्रोविजंस हैं। ये भी पढ़ लेते हैं जरा।
ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेंज भी आया है इनमें, पहले नहीं था ये। द ऑथर, जो पिछला सिलेबस था उसमें नहीं था। द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall assist the creators in a class he represents in understanding the discussions and considerations of the committee meetings and facilitate informed decision making. Review the contents of minutes prepared by the RP and provide his comments to the RP if any. ठीक है। Help the creators in a class he represents during the consultations made by the resolution professional to prepare a strategy for marketing of the assets of the corporate data in terms of sub-regulation 1 of regulation 36C. वर्क इन कोलेबोरेशन विद द क्रिएटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट, क्योंकि देखो ये ब्रिज का काम कर रहा है, एक तरफ क्लास ऑफ क्रिएटर्स है, दूसरी तरफ आरपीए। ठीक है। सो ही विल वर्क इन कोलेबोरेशन विद द क्रिएटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट्स टू अनाउंस द मार्केटेबिलिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा in terms of sub-regulation 3 of regulation 36C. Assist the creators in a class he represents in evaluating the resolution plans submitted by the resolution applicants. ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिटर्स इन ए क्लास है वो भी तो समझ लेना भाई रेजोल्यूशन प्लान क्या आया है ना। एंश्योर दैट द क्रेडिटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट्स हैव एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन इश्यूज डिस्कस्ड इन द कमिटी मीटिंग्स। ठीक है। अपडेट रेगुलरली द क्रेडिटर्स इन ए क्लास ही रिप्रेजेंट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द सीआईआरपी। मेक सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान as may be required by the creditors in a class he represents. Record proceedings and prepare the minutes of the meeting with the creditors in a class he represents. And act as a, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, act as a representative for the creditors in a class he represents in representations before the adjudicating authority, NCLT and other regulatory authorities. पहले ये वाला प्रोविजन नहीं था, पहले वहां पर आरपी ही जाता था। अब क्या हो गया कि ये क्रेडिटर्स इन ए क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ठीक है, और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने पे। तो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा डिटेल में आउटलाइन करते हैं। ठीक है। द प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग इन दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई मुटेटिव अटेंडेंस फॉर क्लॉजेस 1 ऑफ सब रेगुलेशन 10। द क्रेडिटर्स इन ए क्लास में प्रपोज एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव in relation to the representation of their interests in the committee. अब मान लीजिए देयर इज ए कमेटी जिसमें सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें सिर्फ जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो ही जाएगा। ठीक है। वेयर द कॉर्पोरेट डेटा हैज ओनली क्रेडिटर्स इन ए क्लास एंड नो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एलिजिबल टू जॉइन द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशन है, एक तो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास शुड एक्सीड 1000। ठीक है। और कमेटी डायरेक्ट करेगी किसको, आईआरपी या आरपी को, टू अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज फैसिलिटेटर। ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट कब कंसिडर होगी, आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी और सब क्लास कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास रिक्वेस्ट। ठीक है। तो इसकी रिक्वेस्ट कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास कितना होना चाहिए, 1000 से ज्यादा। ठीक है। अगर वो एक एजेंडा आइटम की रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हो सकता है टोटल नंबर शेल नॉट एक्सीड 5, और फीस जो है वो 20% होगा जो एआर का फीस है। इनकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। ये क्या करेंगे, ये जो एआर है और जो क्लास क्रेडिटर सब्जेक्ट सब क्लास है उसके बीच में ब्रिज का काम करेंगे। ठीक है। अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी एज ऑब्जर्वर्स, तो क्या कमेटी में आएंगे ये भी आएंगे एज ऑब्जर्वर्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेडिटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब क्लास। Provide information and clarification to the creditors in a subclass about the insolvency resolution process cost as per advice of the authorized representative and any other tasks assigned by the committee. Now constitution of the committee. ठीक है। ये रिपोर्ट कितने दिन में देनी है इसको, क्योंकि वो तो सेक्शन में हमने पढ़ लिया कि आईआरपी शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी, तो ही शैल फाइल ए रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी विद इन 2 days ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। ठीक है। द कमिटी and members of the committee shall discharge functions and exercise powers under the code and these regulations in respect of corporate insolvency resolution process in compliance with the guidelines. IRP shall hold the first meeting within 7 days of filing the report. ठीक है।
and where the appointment of the resolution professional is delayed, the IRP shall perform the functions of the RP from the 40th day. तो ये है कुछ प्रोविजंस। ये हमारा था सेक्शन 21 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं सेक्शन 22 पर। एक बार सेक्शन 22 पर चलते हैं, ठीक है, दोबारा फिर रेगुलेशंस पर आ जाएंगे। तो 21 हमने कवर कर लिया। अब हमारा है 22। ये 22 क्या कहता है? 22 को हमें पढ़ना है रेगुलेशन 17 के साथ। पर पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम रेगुलेशंस पढ़ लें। पहली मीटिंग कितने दिन में होनी है? विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। और यहाँ कमेटी की कुछ पावर्स हैं। क्या? द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इन द फर्स्ट मीटिंग बाई majority vote of not less than 66% of the voting share of the financial creditors either resolve to appoint the IRP as RP or to replace the IRP by another RP। ठीक है। तो इनके पास पावर है 66% ऑफ वोटिंग शेयर। ठीक। where the committee of creditors resolves under subsection 2 to continue the IRP, उस केस में भी इसको रिटर्न कॉन्सेंट देनी पड़ेगी। ठीक है। रिटर्न कॉन्सेंट कौन से फॉर्म में है? फॉर्म डबल ए। डबल ए है ना? Yes, sir. हाँ। पहले वो फॉर्म 2 देता है और ये डबल ए। अब ये फॉर्म डबल ए देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है? टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये किसको दे रहा है? ये फॉर्म डबल ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। और वो वाला फॉर्म किसको देता है? फॉर्म 2। NCLT। फॉर्म 2 एनसीएलटी को देता है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा कई बार हो सकता है हम सोचें भाई वो तो आईआरपी को देता होगा। नहीं, आईआरपी को नहीं देता, वो एनसीएलटी को देता है। और ये देता है सीओसी। हम्म। तो पहला डिसीजन क्या लेंगे ये? भाई उसको कंटिन्यू करना है या नया रखना है। दोनों केसेस में रिटर्न कंसेंट लेनी है उसको। ठीक है। अगर रिप्लेस करेंगे तो लेने की जरूरत ही नहीं है। नया अगर करना है तो ही लेंगे नेचुरल। अगर उसको कंटिन्यू कराना है तो भी लेंगे, और नया अपॉइंट होना है तो भी लेंगे। अब नया जो अपॉइंट होगा, ये क्या, ये तो सीधा आरपी बन जाएगा, वो यहाँ आईआरपी नहीं बनेगा। मान हम्म। लीजिए पुराने आईआरपी को निकाल दिया, या तो आईआरपी को आरपी बना देंगे, या जो नया बनेगा वो सीधा ही आरपी बनेगा, अब वो आईआरपी नहीं बनेगा। ठीक है। और टू रिप्लेस द आईआरपी इट शेल फाइल एन एप्लीकेशन, और इस केस में एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? सीओसी। ठीक है। It shall file an application before the adjudicating authority for the appointment of the proposed RP, along with the written consent from the proposed resolution professional in the specified form। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को पूछ लेगी, और बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर देगा। ठीक है। जब तक नहीं बनता तब तक यही कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक। 22 के बाद हमारा सेक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सीओसी से रिलेटेड है, वो है सेक्शन 24 के मीटिंग्स कौन कंडक्ट करेगा, कैसे कैसे होगा। और 22 में भी है, एक बार हम, अच्छा ये रेगुलेशन हमने देख ही लिया मेरे ख्याल, इसमें कोई खास बात है नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, है ना? तो रेगुलेशन 17 में ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब अगला सेक्शन हमारा 24 है, तो 24 पर चलते हैं। हम्म। 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है ये, 24 मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। The members of the committee of creditors may meet in person or by such electronic means as may be specified। अब इनकी मीटिंग कहां पर होनी है? कहां पर होगी मीटिंग? कोई मीटिंग के लिए जगह है क्या? कहीं पर भी कर सकते Sir, हैं? sir, at any place of in India। यस।
ये सीडी के प्लेस पर भी कर सकते हैं, आरपी अपने ऑफिस में भी कर सकता है, किसी होटल में भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेंटेड प्लेस पे भी कर सकता है। The members of the committee of creditors may meet in person or by such electronic means as may be specified. All meetings shall be conducted by the RP. The resolution personnel shall give notice. किस किस को notice देगा? Members of the committee of creditors, including the authorized representatives. Refer to in 6 and 6A of subsection 21 and subsection 5. ठीक है. Members of the suspended board of directors. ठीक है. Operational creditors or their representatives if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the rate. अब कई कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, ये 10% है किसका? 10% ऑपरेशनल डेट का 10% है क्या? नहीं, ये टोटल डेट का टोटल। 10%। ठीक है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा? डेट। द डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है, as referred to in subsection 3 may attend the meetings of the committee of creditors but shall not have any right to vote in such meetings। और जैसा अजय जायसवाल जी ने सवाल पूछा कि मान लीजिए पहले कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं था या सारे रिलेटेड थे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की सीओसी बन जाएगी, लेकिन बाद में अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर आ गया तो फिर सीओसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर, पार्टनर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मीटिंग में नहीं आता है तो क्या होगा? इट शैल नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग, क्योंकि वोटिंग राइट तो वैसे भी नहीं है उनके So, पास। ठीक है, yes. सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6, वो उनको किस लिए अलाउ करते हैं? उनको बेसिकली अलाउ करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन ले रहे हैं, है ना। Subject to subsection 6, 6A and 6B of section 21, any creditor who is a member of the committee of creditors may appoint an insolvency professional other than the resolution professional। ठीक है, तो कोई भी मेंबर जो है वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है टू रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए। और ये जो फीस होगी वो अपने आप बियर करेगा नेचुरली, है ना। Each creditor shall vote in accordance with the voting share assigned to him based on the financial debt owed. The resolution professional shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the manner specified by the board. Or meeting of the committee of creditors shall be conducted in such manner as may be specified। तो मीटिंग्स के लिए भी हमारे पास रेगुलेशन है, रेगुलेशन 18 टू 26। क्या रेगुलेशन है एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन 18 टू 26 ये क्या कहते हैं? 18 क्या कहता है? 18 कहता है मीटिंग्स। पहली मीटिंग कब करनी है? वो ये कहता है इट शैल कन्वीन ए मीटिंग, पहले तो 30 दिन के अंदर करनी है वैसे, है ना, और 5 डेज का नोटिस होना चाहिए, 7 डेज विद इन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, उतना तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब ये कह रहा है कि बिफोर लैप्स ऑफ 30, मतलब दो मीटिंग के बीच में 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द कमेटी बिफोर लैप्स ऑफ 30 डेज फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। ठीक है, इसमें चेंज आया है, पहले वाले सिलेबस में कुछ से कुछ चेंज आया है। ठीक है, provided that the committee may decide to extend the interval between such meetings subject to the condition that there shall be at least one meeting in each quarter। कम से कम एक क्वार्टर में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? सीओसी। A resolution professional may convene a meeting if he considers it necessary on a request received from members of the committee। पहले वर्ड क्या लिखा? मे। अगर मान लीजिए एक मेंबर रिक्वेस्ट करता है जिसका वोट शेयर 2% है तो भी कन्वीन कर सकता है, अगर उसको लगता है जरूरी है तो। अब पर जरूरी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, एंड शेल कन्वीन ए मीटिंग, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा इफ द सेम इज मेड बाय मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। अगर 33% रिक्वेस्ट करेंगे तो मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर 2%, 1% वाला भी बोलता है और उसको लगता है कि मीटिंग कन्वीन करनी जरूरी है तो वो कर लेगा। ठीक है, दो मीटिंग के बीच में 30 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सीओसी एग्री करे तो एक मीटिंग भी हो सकती है एक क्वार्टर। ठीक है, एक बीटी से कम नहीं हो सकता। फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 2 इट इज क्लैरिफाइड दैट मीटिंग्स में बी कन्वीन्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सबसेक्शन 1।
ऑफ सेक्शन 31। ठीक है, या लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड, तब तक मीटिंग्स इनकी होती रहेंगी इस तरह से। एंड डिसाइड ऑन मैटर्स विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। A resolution personal may place a proposal received from members of the committee in a meeting if he considers it necessary and shall place, ये proposal की बात कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था कि मीटिंग कन्वीन करने की बात कर रहा था, मैं कन्वीन मीटिंग, यहां एक प्रपोजल दिया, तो अगर प्रपोजल जिसने दिया है उसका वोट शेयर 2% है तो भी वो प्रपोजल रख सकता है, वो आरपी को डिसाइड करना है, डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, और अगर 33% ने कोई प्रपोजल दिया तो उसको रखना पड़ेगा। एंड शैल प्लेस द प्रपोजल इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द, तो दो बातें, एक तो कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में भी वही है ना, कि डिस्क्रिशनरी है अगर लेस देन 33% कहते हैं तो, और 33 या उससे ज्यादा कहते हैं तो मैंडेटरी। इसी तरह से प्रपोजल लेस देन 33 है तो डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशन है आरपी का, अदरवाइज मैंडेटरी। Where the corporate debtor has any real estate project, the committee may direct the RP to invite the competent authority। तो competent authority को भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे रेरा में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, तो उनका ओपिनियन लेने के लिए उसको भी यहाँ पर बुला सकते हैं। ठीक है, इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द रेरा एक्ट related to such project to attend such meetings of the committee as the committee may decide without voting rights for providing inputs on matters associated with the development of such project। तो वहां से भी किसी को आप बुला सकते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी पर, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है, subject to this regulation a meeting of the committee shall be called by giving not less than 5 days notice। तो 5 दिन का नोटिस देना है इन राइटिंग। कहां पर देना है? एट द एड्रेस इट हैज प्रोवाइडेड, and such notice may be sent by hand delivery or by post, but in any event be served on every participant by electronic means। The committee may reduce the notice period from 5 days to such other period of not less than 24 hours as it deems fit। ठीक है, तो इसका मतलब पहली मीटिंग जो है उसका नोटिस पीरियड 5 डेज से कम नहीं हो सकता, लेकिन बाकी क्योंकि कमिटी ने डिसाइड करना है इसको। ठीक है ना, प्रोवाइड दैट द कमिटी में रिड्यूस द पीरियड टू सच अदर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 48 आवर्स इफ देयर इज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें आपको पूरा देना है। कोई अगर एक आदमी कौन अवेलेबल रहेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, प्रोसीजरल है। ठीक है, contents of the notice of for meeting, the notice shall inform the participants of the venue, the time and date of the meeting, and of the option available to them to participate through video conferencing or other audio and visual means। ठीक है, the notice of the meeting shall provide that a participant may attend and vote in the meeting either in person or through an authorized representative। ठीक है, provided that such a participant shall inform the RP in advance of the meeting of the identity of the AR who will attend and vote at the meeting on its behalf। ठीक है, तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा इन एडवांस कि कौन आएगा। ठीक है, ये, और नोटिस में क्या रहेगा? द नोटिस ऑफ द मीटिंग शेल कंटेन द फॉलोइंग: a list of the matters to be discussed, a list of the issues to be voted upon, copies of all documents relevant to the matters to be discussed and the issues to be voted upon। ठीक है, the notice of meeting shall state the process and manner for voting by electronic means and the time schedule, including the time period during the which the votes may be cast. Provide the login ID and the details of a facility for generating password and for keeping security and casting a vote in a secure manner. And provide contact details of the person who will address the queries connected with the electronic voting। quorum क्या होगा? quorum होगा 33%, either in person or by video conference, provided that the committee may modify the percentage of voting rights required for quorum in respect of any future meetings of the committee। ठीक है, अगर quorum की वजह से कोई नहीं हो पाती तो क्या होगा? unless the committee has previously decided otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned at the same time and place on the next day। ठीक है, और फिर जो भी मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे वो quorum मान लिया जाएगा। पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि भाई सभी होने चाहिए, कोई और उसके अलावा कोई नहीं हो, ये सब चीज।
अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो वो कह सकता है मेरे साथ एक और आ जाएगा बंदा, कोई दिक्कत। और अगर कोई मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है तो क्या होगा, जो शेड्यूल्ड वेन्यू है वो क्या होगा, शैल बी डीम टू बी द प्लेस ऑफ द सेट मीटिंग। वो जहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो रही है, जैसे ये मैं यहाँ से क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ तो ये वेन्यू ऑफ मीटिंग है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ये रोल कॉल वगैरह लेगा, सब हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, वोटिंग बाय द कमेटी। वोटिंग बाय द कमेटी पर चलें इससे पहले हम लोग दोबारा सेक्शंस पर चलते हैं एक बारी। 24 हमारा हो ही गया। अब 25, 25 क्या कहता है, 25 ये कहता है कि अगर मान लीजिए, ये तो बेसिकली बात करता है ड्यूटीज ऑफ आरपी की, लेकिन इसमें भी सीओसी का रेफरेंस आता है, क्योंकि रेज इंटरिम फाइनेंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 28। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करती है कि एक लिमिट सेट कर देती है। ठीक है, विड्रॉल की भी लिमिट सेट कर देती है और इंटरिम फाइनेंस की भी लिमिट सेट कर देती है। भाई अगर इतने अमाउंट तक का इंटरिम फाइनेंस आपने रेज करना है तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, convene and attend all meetings of the committee of creditors, present all resolution plans at the meeting of committee of creditors। ठीक, और ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं इनका भी क्राइटेरिया कौन डिसाइड करती है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और किस बेसिस पर, हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिपोर्ट। ठीक, आरपी इनवाइट करता है प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। ठीक है, लेकिन और जो क्राइटेरिया कौन उसका अप्रूवल देता है, अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्राइटेरिया का अप्रूवल है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देगी। उसके बाद 25 ए आता है। 25 ए में क्या है, बेसिकली 25 में दो ही बातें हैं। देखिए, तीन तरह के वोटिंग हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो विड्रॉल पर। अब विड्रॉल के केस में भी हो सकता है कि होम बायर्स भी हो मीटिंग में। तो विड्रॉल पर अगर वोटिंग होनी है तो किस तरह से होगी, कोई बता सकते हैं, अजय जी आप बता सकते हैं। विड्रॉल का एक रेजोल्यूशन आया है ना, हम्म। कि भाई वी वांट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन एंड देयर आर होम बायर्स आल्सो। ठीक है, तो फॉर ईज ऑफ रेफरेंस हम मान सकते हैं कि भाई 5000 होम बायर्स थे। ठीक है, 5000 में से 4000 ने वोट किया, 3000 ने फेवर में वोट किया और 1000 ने अगेंस्ट में वोट किया। और ये जो होम बायर्स का डेट है ये 40% है। तो हम इस रेजोल्यूशन में क्या रिजल्ट माने होम बायर्स के लिए। तो सर मीटिंग में जितने प्रेजेंट रहते हैं उनका वोटिंग शेयर हाँ, काउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीटिंग में मैंने बता दिया ना आपको, और फाइव उसके थाउजेंड टोटल अकॉर्डिंगली थे, हम लोग को ये 4000 हाँ, आए। तो 3,000 ने उसमें अगर ओके किया तो इट इज अप्रूव। हाँ जी, सर आउट ऑफ 4,000 इफ 2,000 वोटेड इन फेवर तो वो रेजोल्यूशन अप्रूव होगा। नहीं, मैं 12 की बात कर रहा हूँ। अच्छा विड्रॉ 12 का। में भी ऐसे ही होगी या अलग तरह से कैलकुलेशन होगी। 12 में ऐसे नहीं है। उसमें 90% ऑफ सीओसी है। नहीं, वो 90 तो अलग चीज है। 90 में तो देखो ऐसा है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेल में इसके लिए, वोटिंग के लिए, क्योंकि वोटिंग ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये स्क्रीन में शेयर करता हूँ, ये अब स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको।
ठीक है जी। अब देखिए ऐसा है, मान लीजिए इसमें क्या है, एक तो बैंक है, ठीक है, एक है हमारे होम बायर्स, एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। सिंपल ले लेते, ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। इतने ही है, तीन तरह के लोग हैं हमारी जो मीटिंग हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे हो गए क्रेडिटर, इसको क्रेडिटर कह दो। अब मान लीजिए बैंक का डेट है 100, ठीक है, होम बायर्स का डेट है 100, और ऑपरेशनल क्रेडिटर का है 100, मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सीओसी बनेगी उसमें कौन कौन आएंगे, सीओसी The बनी कौन banks कौन है? only. हाँ जी, Banks. बैंक एंड होम Banks. बायर्स। बैंक एंड होम बायर आ गए, ठीक है जी। जी। ये दो आ गए बस, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। नहीं. चल, जी। अब ये टोटल हमारा हो गया यहाँ पर 200। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट जो है, जैसे बैंक में ये फेवर में, ये यहाँ फेवर में वोट कर रहे हैं कुछ, ये कुछ अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं ना। और ये है जो जिन्होंने वोट नहीं किया, Stay. एब्सेंट कह दो, ठीक है, हो सकता है। आप फेवर में मान लो बैंक वालों में 100 के बजाय जिन्होंने सपोज 60 ने फेवर में वोट किया, 30 ने अगेंस्ट में वोट किया, और 10 एब्सेंट रहे। होम बायर्स जो हैं, होम बायर जो 100 हैं, 100 में से 60 ने फेवर में वोट किया, 30 ने अगेंस्ट में वोट किया, और 10 एब्सेंट रहे, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन है, ये आपकी 12 ए की रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है 12 ए की। रेजोल्यूशन ऑन 12 विड्रॉल एप्लीकेशन, ठीक। तो इसमें परसेंटेज कितनी मानी जाएगी, बैंक वाले की कितनी मानी जाएगी, भाई टोटल 200 Bank is 60. है। हाँ, परसेंटेज निकाल लो ना, 200 है ना, Okay. 200 का टोटल है, 200 में से 60 नहीं तो वोट किया 10 तो आएगा ही नहीं ना सर। है। 10 तो आएगा ही नहीं जो एब्सेंट है। वहां ये सब नहीं है चीजें, हमें तो फेवर में वो, हमें तो परसेंटेज वोट करनी है, एब्सेंट की बात ही नहीं है। वो तो जो एब्सेंट में वोट नहीं, उनका वोट बाद में लिया जाएगा दोबारा से, तो वोटिंग थर्टी वोटिंग विंडो ओपन 36। की जाएगी। ये 30% यहाँ पर आ जाएगा इसका, इसका मतलब 30% यहाँ पूरा हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से 60 से। अब ये जो थे 100 जो होम बायर्स थे, इसमें सेक्शन 25A क्या बोलता है, 25A ये बोलता है कि अगर विड्रॉल से रिलेटेड एप्लीकेशन है, रेजोल्यूशन है, तो आपको इंडिविजुअल वोटिंग कंसिडर करनी है, ठीक है। अब इंडिविजुअल वोटिंग इसमें कितनी है, इंडिविजुअल वोटिंग हमारी 60, ठीक है। तो ये 30% हो गई हमारी, ये भी 30% हो गई, ठीक है। तो इस केस में ये रेजोल्यूशन पास नहीं मानी जाएगी। सर ये अमाउंट पर कर रहे हैं हम, 60 मीन्स 60 करोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमाउंट पर ही है, हाँ। तो ये अब तो ये ठीक। तो 12 वाले के लिए आपको 90% चाहिए था, ये तो 60% ही मिला ना इनको वोट। अब मान लीजिए अदर देन 12 है, कोई कोई रेजोल्यूशन दूसरी भी हो सकती है ना, जैसे मान लो रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, ये अदर देन 12 है। तो अदर देन 12 में क्या कहता है वो, अदर देन 12 में कहता है कि जहां तक होम बायर्स की बात है, उसको आप ये देखो कि क्या मोर देन 50% ने फेवर में वोट किया। अगर मोर देन 50% ने फेवर में वोट किया, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको वो क्लॉज, तो इसका मतलब 100 ने फेवर में वोट किया, मतलब डिसीजन आपका कैसे लिया जाएगा, मोर देन 50%। तो यहां पर मान जैसे इस केस में यहां इसका 30% वोट आ गया, ठीक है। और इसमें कितना, ये अदर देन 12 है,
ठीक है, क्योंकि 100 में से 60, 90 में से 60 हो गया एक किस्म से, वो हैव कास्ट देयर वोट है वहां वर्ड। तो कास्ट देयर वोट 60/90, 60/90 मोर देन 50% हो गया। तो हम मान लेंगे कि 100 के 100 ने फेवर में वोट किया, तो यहाँ 50% हो गया इसका। भाई 200 का 100 50% हो गया ना। हम्म। तो ये यहाँ पर ये वाली जो है, ये मान ली जाएगी कि 80% से रेजोल्यूशन पास हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कहाँ लिखी है बात। ये देखिए, ये क्या कहता है, पहले 3A पढ़ लेते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में तो लिखा है कि जैसा है वैसा वोट कंसिडर करो, ठीक है। तो वो कहता है 3 में जो मर्जी लिखा हो, द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21 shall cast his vote on behalf of all the financial creditors he represents। एक तो वर्ड लिखा क्या, ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल he represents in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditors he represents who have cast their vote। तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, इस लाइन के अंदर। एक तो ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दूसरा मोर देन 50%, तीसरा हु हैव कास्ट देयर वोट। अब हमारा एग्जांपल क्या था, हमारा एग्जांपल ये था कि 100 करोड़ के होम बायर्स हैं। 100 करोड़ के होम बायर्स में 60 ने फेवर में वोट किया, 30 ने अगेंस्ट में वोट किया, 10 जो वोट नहीं किया। तो हमें टोटल वोट कितने कास्ट मानने हैं, 90 करोड़। ठीक है, हु हैव कास्ट देयर वोट। तो 60 करोड़ डिवाइडेड बाई 90 करोड़, मोर देन 50 हो गया। तो हम क्या मान लेंगे कि ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैव वोटेड इन फेवर, मतलब 100 के 100 ने फेवर में वोट किया। ये बात क्लियर हो गई नहीं। यस यस। और 12 कहाँ लिखा है, इसी के अंदर प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट फॉर ए वोट टू बी कास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या है, वही सबसेक्शन 3 मतलब इंडिविजुअल वोटिंग का सेटअप। ठीक है, और किसी ने अगर कुछ नहीं कहा है तो उसका वोट नहीं डालो। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर does not give prior instructions through physical or electronic means, the authorized representative shall abstain from voting on behalf of such creditor। ठीक है, जिसने कहा है उस हिसाब से वोट करेगा। तो जो आपने एक्सेल में हम वो बनाया है वो वोटिंग परसेंटेज लिख रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंट मतलब जैसे हम दो तरीके की बात कर रहे हैं, कास्ट देयर वोट अलग हो सकता है और टोटल वोट शेयर अलग हो हाँ सकता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। इसमें तो वो वो इसमें क्लियर नहीं है एक्सेल में, तो वो बनाना पड़ेगा शायद। किसमें, जो एक्सेल में आपने एक बना मैंने के दिया बना ना दिया ना, स्ट्रक्चर। एक मिनट एक मिनट दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जी जी। वो मैंने डेट ही लिया है, ये देखिए ना, ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट है हमारी। ठीक है भाई, टोटल हमने क्या माना था, 200 करोड़ का हमारा टोटल डेट था। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने चार्ट बना के दिया था ना हमको, बहुत अच्छा सा, जो एक्सेल में आईबीसी चार्ट, हाँ हाँ। उसमें वोटिंग परसेंटेज वर्ड यूज किया है, और वोटिंग परसेंटेज ऑफ कास्ट देयर वोट या टोटल वोटिंग शेयर वो क्लियर नहीं है नहीं उसमें वो ठीक है, वो सेक्शन वाइज। उतना वो तो यहीं से क्लियर होगा ना, वो उतना वहां क्लियर हाँ नहीं हाँ हाँ, होगा। वो तो उसमें लिख देंगे ना हम, और इजी हो हाँ जाएगा हमें। हाँ, बस ये यही बात है। ये तो हाँ समझ हाँ। में आ गई ना एक्सेल शीट, यस सर, यस समझ में है आ ना। गया। अदर देन 12 अलग और 12 अलग है। ये वोटिंग शेयर पर भी मैंने एक एक्सेल शीट भी पूरी डिटेल में भी बना रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं बैच है सर, अप्रैल में आप सेव करो। हम्म। आप अप्रैल बैच में सेव कर दो सर। ये यहाँ कर, ठीक है चलिए, ये मैं शेयर कर। अब हम दोबारा अपने उस पर चलते हैं। ये वोटिंग हो गई हमारी,
चलिए, अब ये कि ये, भाई मीटिंग में तो सिर्फ AR आ रहा है, तो मीटिंग में कैसे पता चलेगा कि इन्होंने क्या बोला था उसको, इसीलिए ये क्या करेगा, ये ही फाइल करेगा। द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शेल फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एनी इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय वे ऑफ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स for voting in accordance therewith to ensure that the appropriate voting instructions is correctly recorded by the IRP और RP। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ही शैल फाइल, ये फाइल करेगा भाई मेरे को फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक में से मिले, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। अब उसके बाद में सेक्शन 27 आता है। सेक्शन 27 क्या बात करता है, रिप्लेसमेंट। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास पावर है, कभी भी रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, और ये नहीं एक ही बार रिप्लेस कर सकती है, दोबारा भी रिप्लेस कर सकती है। मान लो पहले एक कर दिया ARP से RP, है ना, उसके बाद में RP को रिप्लेस कर दिया, वो भी पसंद नहीं आया, फिर दूसरे दोबारा भी कर सकते हैं। वो तो एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही 66% वोटिंग चाहिए। ठीक है, और उससे रिटर्न कॉन्सेंट ले लेंगे। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी पर्सनल प्रपोज्ड बाय देम टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगा, और बोर्ड जो है कंफर्म कर देगा, तो फिर उसको अपॉइंट कर देंगे। सेक्शन 28 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर COC। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो कि COC ही ले सकती है, RP IRP नहीं ले सकता। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द रेजोल्यूशन पर्सनल ड्यूरिंग द CIRP shall not take any of the following actions without the prior approval। प्रायर अप्रूवल है, पोस्ट फैक्टो नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर ले लेता है तो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। raise any interim finance in excess of the amount as may be decided by the committee of creditors in their meeting। COC अपनी मीटिंग में डिसाइड कर लेगा कि देखो भैया 50 करोड़ तक का तो ये अपने आप अरेंज कर सकता है ARP RP, उससे ऊपर हो तो हमारे से अप्रूवल लो। क्यों अप्रूवल किस लिए लो, पता नहीं टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट में अगर हम देखेंगे तो इंटरिम फाइनेंस भी जिससे ले रहे हो उसके साथ रिलेशनशिप तो नहीं है आपका, IRP RP या लिक्विडेटर का, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अगर कोई नया सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी COC के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, अगर कोई पेमेंट भी करनी है, या तो नई एडिशनल सिक्योरिटीज इशू करनी है, या यू वांट टू क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, या बाईबैक या रिडेम्पशन। ठीक है, तो सभी केसेस में आपको COC का अप्रूवल लेना है। रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। भाई कॉर्पोरेट डेटर का ओनर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि क्या है, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में आपका लिस्टिंग वो चलती रहती है, ट्रेडिंग तो चलती रहती है। CIRP में ट्रेडिंग पर कोई बार नहीं है ना। इवन लिक्विडेशन में भी कोई बार नहीं है। लिक्विडेशन में क्या होता है, सस्पेंड कर सकता है SIB अगर चाहे तो, और नहीं अगर करता तो कोई बार नहीं है, लिक्विडेशन में भी चल सकती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड हम्म। एनी चेंज इन दी ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अगर कोई भी ओनरशिप इंटरेस्ट में चेंज हो गया तो इसको रिकॉर्ड करना है। उसके लिए अप्रूवल कौन देगा, COC। गिव इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर ए डेबिट ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी सच अकाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज में बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन देयर मीटिंग। मतलब ये है कि जो क्रेडिट पे तो कोई दिक्कत है नहीं बैंक में, है ना। अगर डेबिट ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या है, डेबिट ट्रांजेक्शन्स के लिए COC एक अमाउंट डिसाइड कर सकती है कि देखो जी इतने अमाउंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने अमाउंट तक तो ये अपने आप ही कर सकता है, और उससे ज्यादा अगर डेबिट करना हो तो हमसे पूछ लीजिए। सर क्या ये कंपलसरी है कि कुछ 10 मान लीजिए 100 रुपए का भी कोई ट्रांजेक्शन करना है तो वी हैव टू टेक द अप्रूवल? नहीं 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 नहीं, लिख तो दिया, इन एक्सेस नहीं, ऑफ द अमाउंट। इन एक्सेस मतलब एक बार डिसाइड करना ही पड़ेगा। डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। डिसाइड कर देंगे ना, डिसाइड वो बड़ा ही अमाउंट करते हैं। भाई वो कह देगा मान लो 5 लाख 10 लाख कर देगा मान लो। भाई छोटे मोटे खर्चे के लिए थोड़ी थोड़ी बार बार COC, देखो COC का जो अप्रूवल हो तो मीटिंग में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। COC की मीटिंग नहीं, कॉल करनी पड़ेगी, मीटिंग कॉल करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो दैट इसलिए इज वो ओके सर, मतलब कि बोलना कि अगर 1000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन लेना है तो एक बार सीओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम्म, नहीं लेना पड़ेगा ना, क्यों लेना पड़ेगा।
वन लिमिट तो टाइम फिक्स, अप्रूवल लिमिट फॉर फिक्स द कर लिमिट सकते हैं एक लिमिट बार। आप फिक्स। सीओसी तो अपनी मीटिंग में फिक्स कर देगी ना कि भाई देखो ओनली ऐसा है आफ्टर 10 लाख तक ये ओनली अप्रूवल आफ्टर दे फिक्सिंग द सकता है। लिमिट। बट सर हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया मीटिंग में अभी तक, तो तो नहीं ट्रांजेक्शन कर नहीं ले सकता। सकते वैसा। वो तो आई पहली थिंक मीटिंग में इन दैट डिसाइड हो रिकॉर्ड जाएगी। इज। वो तो पहली मीटिंग में हाँ, डिसाइड कर लेंगे। एक्चुअली मैंने नहीं किया है तो इसलिए मैं ध्यान में पूछ रहा हूँ फर्स्ट हाँ मीटिंग में नहीं, नहीं अगर कर पहले पाया। नहीं किया तो एक बार तो करना ही पड़ेगा ना। एक बार तो करना ही पड़ेगा। नहीं देखो ऐसा है, हाँ, तो मैं जब वही तक सीओसी इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूट सेकंड नहीं में हुई करना तब पड़ेगा। तक तो आईआरपी है। आईआरपी के पास पावर है, आईआरपी तो कर सकता है ना। हम्म। ये तो जब सीओसी बनी उसके बाद की कहानी है ना। ये डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए एक्चुअली, कि है अगर बेटा। एक्चुअली डेबिट करना है तो एक्सपेंडिचर खर्च करने की बात नहीं हो रही है, डेबिट करने के लिए हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल सही। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो रेटिफाई करेगी वो। अब वो सीधा ही कह दे भाई इसका अकाउंट इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो चीज अलाउड नहीं होगी ना। उसके लिए सीओसी का अप्रूवल चाहिए। अंडरटेक एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करनी है तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अलाउड है? यस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कई बार मजबूरी होती है, एक ही सप्लायर है उसी से माल लेने लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन लेकिन कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको करनी है तो सीओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है। ठीक है। amend any constitutional documents of the corporate debtor, delegate its authority to any other person। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्या बोलता है? डेलीगेट इट्स अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन। अगर आरपी ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है किसी को तो भी उसको अप्रूवल लेने की जरूरत है। ठीक है। डिस्पोज ऑफ और परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार। देखो ये डेलीगेट वाला जो वर्ड है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेलीगेट का मतलब ये, इसमें वो सिचुएशन भी कवर हो जाएगी अगर वो टेम्परेरी गायब हो रहा है, जैसे मैंने बताया था। वो कैटरेक्ट सर्जरी कराना चाह रहा है, नहीं सर्जरी कराना चाह रहा है, हफ्ते के लिए गायब होगा। ठीक है ना। तो उस केस में अपनी पावर किसी को डेलीगेट करके जाएगा, उसके लिए सीओसी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है। डिस्पोज ऑफ और परमिट द डिस्पोजल एक ऑफ चीज शेयर। और फॉर डेलीगेशन। हाँ जी। हाँ सीओसी। सर डेलीगेशन लाइक we ourselves working under IRP or RP, so are we delegate serving the delegation of them or ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, This ऐसा we नहीं are है। other thing. वो देखिए ऐसा है, एक तो इसमें कॉन्सेप्ट आती है, एक तो प्रोफेशनल की कॉन्सेप्ट है। ठीक है। भाई आरपी इज टेकिंग हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, दैट इज नॉट हम्म। डेलीगेशन, वो अलग चीज है। वो तो क्या है, अपॉइंटमेंट हो रही है या उनको फ्रीलांस पे बेसिस पे ले रहा है या उनको अपॉइंट कर रहा है आरपी अपने नीचे। ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट। वो तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल We होगा। are said that we are a team member of the RP. आप हाँ, इसमें मानिए डेलीगेटेड The RP अथॉरिटी क्या है? shows us as a team member. डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब क्या है? डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब ये है, मान लो कोई आर्बिट्रेशन केस में रिप्रेजेंट करना है कहीं, है ना, In तो ये place of उसको him, अथॉरिटी दे the देगा। one person will, yeah, yeah. मान लो इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करना है ना, तो इनकम टैक्स में मान लो सीए को अथॉरिटी देनी है, तो कौन देगा? ये दे हम्म। देगा। है ना। ये सब चीज ये इसके अंदर आ जाएगी। तो अगर ये किसी को भी अथॉरिटी देता है तो उसके लिए सीओसी के अप्रूवल लेगा। सीओसी को पता होना चाहिए ना भाई क्या कर रहा बट है। इसमें एक साथ ये था कि लाइक COC इज एक नोटिस आया कि कल ही हमको एक मीटिंग, ये हियरिंग अटेंड करना है फॉर द हाँ RP। हाँ। बट COC मीटिंग अभी तो तुरंत बुला नहीं सकते। इन केस व्हाट करना, व्हाट व्हाट द RP शुड डू? नहीं देखिए ऐसा है, वो हमारा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सीडी बाय द आरपी, उसके पास पावर है, ऐसी बात नहीं, पावर तो है उसके पास। डेलीगेशन अलग चीज है। डेलीगेशन में बेसिकली वही है कि मान लो कोई, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है आगे, कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सिक्यूट करने हैं, कुछ है, कोई रजिस्ट्रार के पास जाना है किसी ने, उस सब के लिए अगर वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है जहां पर उसको साइन करना है या कुछ करना है, तो फिर उस केस में वो सीओसी से परमिशन लेगा। वो आपकी बात ठीक है, मान लो टाइम ही नहीं है सीओसी से परमिशन लेने का, तो क्या होगा? तो वो काम तो करेगा, यू विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, कोई दिक्कत। डिस्पोज ऑफ और परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटार और देयर नॉमिनीज टू थर्ड पार्टीज। ठीक। अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहता है तो उसके लिए अप्रूवल लेना है सीओसी।
make any change in the management of the corporate debtor or its subsidiary, transfer rights or of financial debts or operational debts under material contracts otherwise than in the ordinary course of business। ठीक है, कोई राइट्स अपने ट्रांसफर करना चाहता है या फाइनेंशियल डेट्स या ऑपरेशनल डेट्स अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उस केस में भी आपको सीओसी का अप्रूवल लेना है। मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल एज स्पेसिफाइड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, और मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करना है तो सीओसी का अप्रूवल है। और इन दोनों के अलावा बाकी भी कोई पर्सनल सीओसी स्पेसिफाई कर सकती है ना, कि भाई इसकी अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको चेंज करना है तो हमसे अप्रूवल लीजिए। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall convene a meeting of the committee of creditors and seek the vote of the creditors prior to taking any of the actions under subsection 1। ठीक है, और ये 66% मेजोरिटी से होगा। अब ज्यादातर जगह आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आता है, जैसे 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स, यहाँ हु हैव कास्ट देयर वोट नहीं आता है ना। तो 66 आपको कैसे लेना है, जो भी टोटल आपका फाइनेंशियल डेट है, मान लीजिए जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया था 400 करोड़, तो 400 का 66। जहां पर हु हैव कास्ट है तो वो अलग से लिखा हुआ है हु हैव कास्ट, है ना, या प्रेजेंट एंड वोटिंग। अदरवाइज अगर नहीं लिखा है तो आपको टोटल का लेना है। Where any action under subsection 1 is taken by the RP without seeking the approval of the COC in the manner as required in this section, such action shall be void। तो ये void हो जाएगा। ठीक है, और कमिटी जो है रिपोर्ट करेगी किसको, बोर्ड को, फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट इट। जिसमें रेटिफाई नहीं करवा सकता, मतलब कोई ऐसा सीन भी बन जाता है, मतलब वॉइड ही होगा। हाँ void ही होगा, पोस्ट फैक्टो नहीं है। एक आध केस भी आ चुका है इस पर, वो कहता है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कोई अप्रूवल नहीं, इसका मतलब तो सभी में फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेता रहेगा। प्रायर फॉर लिखा द है तो बेस्ट प्रायर। इंटरेस्ट अगर कुछ ऐसा करना पड़ जाए बाई चांस। हाँ वो अगर करना पड़े तो वो तो सीओसी कर ही देती है फिर, हाँ। क्योंकि इसको सेक्शन, ये तो एक सेक्शन है ही हमारा, बेसिकली देखना पड़ेगा ना किस टाइप का डिसीजन है, वो तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। इस 28 के अलावा हमारे पास ये भी तो है ना, एक तो सेक्शन 17 है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सीडी बाय द आईआरपी। आईआरपी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उस टाइम तो सीओसी बनी ही नहीं, है ना। और उसके बाद में आपके पास सेक्शन ये आ गया 20, मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, 23 भी आ गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट दी आईआरपी। 28 के बाद हमारा, अब हम रेगुलेशंस पर चलते हैं। रेगुलेशंस में सबसे पहला हमारा रेगुलेशन होता है 21D। ये 21D क्या बोलता है, 28 के बाद हमारा 30 भी है। 30 को देखते हैं। 30 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स। 30 क्या कहता है कि कमेटी की पावर्स कहाँ कहाँ पर है इसमें। इसने सबके सारे प्लान्स इसके सामने रख देने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने। ठीक है, और सीओसी ने तो देखना ही है भाई। देखिए द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, यहाँ कमेटी की क्या पावर है, ये the committee of creditors may approve a resolution plan by a vote of not less than 66% of the voting share of the financial creditors after considering its feasibility and viability। एक तो क्या देखनी है इसको, feasibility और viability, manner of distribution proposed which may take into account the order of priority amongst creditors as laid down in subsection 1 of section 53, including the priority and value of the security interest of a secured creditor and such other requirements as may be specified by the board। ठीक है, ये 29 ये बाद में आया तो उसने कहा भाई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को उसको भी देखना है। ठीक है, चलिए। The resolution applicant may attend the meeting of the COC in which the resolution plan of the applicant is considered। कई बार क्या होता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आना चाह रहा है मीटिंग में, ठीक है ना, तो वो उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है जिस मीटिंग में उसका प्लान डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है,
तो फिर वो वोट कर सकता है एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। एक इसमें केस लॉ आया था जो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था। उस केस में क्या था, एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलता है जी ऐसा है कि इतनी वैल्यू तो मैं बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और इतनी वैल्यू मैं दे रहा हूँ कि मैंने जो पर्सनल सिक्योरिटी दे रखी है अपनी उसको विड्रा कर लो, ठीक है, मैंने गारंटी भी दे रखी है कंपनी को, उस गारंटी को मैं विड्रा करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं फिर 30 करोड़ रुपए आपको दे रहा हूँ, और सीओसी ने उसको मान लिया। तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि अगर सीओसी ने मान लिया है इस बात को, वो एसबीआई फैमिली ट्रस्ट वाला जो केस मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो उस केस में इट इज अलाउड, मतलब सीओसी उस चीज पे डिसाइड कर सकती है। अब रेगुलेशंस पर चलते हैं। सबसे पहला रेगुलेशन इसमें आता है 21D। 21D क्या बोलता है? 21D तो बेसिकली डेफिनेशन है आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, कि यहाँ कमेटी का क्या मतलब है। वो ये कहता है कमेटी मीन से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 21। फिर 16A आता है हमारा रेगुलेशन। 16A हमने पढ़ ही लिया, कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो 16A 8C, ये पेमेंट ऑफ फीस टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव shall be part of the insolvency resolution process cost in respect of two meetings with the creditors he represents corresponding to a meeting of the COC। एक सीओसी मीटिंग के बदले में दो मीटिंग्स वो कन्वीन कर सकता है जिसकी उसको फीस मिल सकती है, दो से ऊपर फिर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम सीओसी। वैल्यूएशन में भी सीओसी का रोल है। जब वैल्यूएशन करवाते हैं तो वैल्यूएशन में भी सीओसी का रोल है। क्या रोल है? ये फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू। देखिए पहली बात तो ये है कि वैल्यूअर कितने दिन में आपको अपॉइंट करने हैं, विद इन 7 डेज और मैक्सिमम विद इन 47 डेज, ठीक है। फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू आपको ले लेनी है दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स से, ठीक है। Provided that the resolution professional shall facilitate a meeting wherein registered valuers shall explain the methodology being adopted to arrive at valuation to the members of the committee before computation of estimate। तो एक मीटिंग अरेंज कराएगा आरपी बिटवीन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, कि वो उसमें मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे वैल्यूएशन की फिगर देने से पहले, ठीक है। इफ द टू एस्टिमेट्स ऑफ ए वैल्यू इन एसेट क्लास आर, एक तो ये है कि जितनी भी एसेट क्लास हैं उतने ही आपको वैल्यूअर्स अपॉइंट करने हैं। जैसे 3 एसेट क्लासेस होती हैं, तो अगर तीनों टाइप के एसेट्स हैं आपके पास तो तीनों ही आप वैल्यूअर दो दो वैल्यूअर हर एक के लिए अपॉइंट करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या? 25%। If the two estimates of a value in an asset class are significantly different, or on receipt of a proposal to appoint a third registered valuer from the committee of creditors, या तो दो जो एस्टिमेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या फिर एक सजेशन आता है, रिक्वेस्ट आती है, प्रपोजल फ्रॉम द सीओसी कि भाई थर्ड वैल्यूर आप अपॉइंट करो, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थर्ड वैल्यूर को अपॉइंट करे, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया इन्होंने कि एसेट क्लास क्या है, डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर द कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूएशन रूल्स। और सिग्निफिकेंटली डिफरेंस का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन्स डिफरेंस ऑफ 25% इन लिक्विडेशन वैल्यू अंडर एन एसेट क्लास, एंड द सेम शैल बी कैलकुलेटेड एज L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L1। L1 हायर वैल्यूएशन है ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू, L2 है लोअर वैल्यूएशन ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। और एवरेज ऑफ द टू क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ ए वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड द फेयर वैल्यू और द लिक्विडेशन एज द केस में बी। जो दो क्लोजेस्ट आएंगे तो उनकी वैल्यू आप कंसिडर कर लो। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आफ्टर द रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स, देखो जब तक रेजोल्यूशन प्लान नहीं आ जाता ना तब तक फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, सीओसी को भी नहीं पता। अब जब प्लान्स आ जाएंगे उसके बाद में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ही शैल प्रोवाइड द फेयर वैल्यू
द लिक्विडेशन वैल्यू एंड द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। अब देगा ये तो एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, क्योंकि इन्होंने प्लान्स को इवेल्युएट करना है ना, तो इनको तो वैल्यू पता होनी चाहिए। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन रिसीविंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द मेंबर टू द इफेक्ट दैट सच मेंबर शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द फेयर वैल्यू। ठीक है। अब ये देखिए आप क्या क्या बोल रहा है इसमें, वो ये कह रहा है किसको दे रहा है, ये मेंबर ऑफ द कमिटी, पार्टिसिपेंट्स को नहीं दे रहा है ये चीज। ठीक है। शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द फेयर वैल्यू, द लिक्विडेशन वैल्यू एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, एंड शैल नॉट यूज द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द वैल्यूएशन रिपोर्ट टू कॉज एन अनड्यू गेन और लॉस। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद में हमारे पास एक हम फॉर्म डबल ए एक बार देख लेते हैं, फॉर्म डबल ए और फॉर्म सी। फॉर्म डबल ए हमने देख भी लिया, पहले भी देख लिया, है ना। तो फॉर्म डबल ए में क्या खास बात है कि ये एड्रेस किया जा रहा है किसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। और फॉर्म जो टू है वो एड्रेस करते हैं एनसीएलटी। फॉर्म सी भी हमने देख लिया कि फॉर्म सी के अंदर क्या है। फॉर्म सी के अंदर है ये एक डिक्लेरेशन देता है कि एक तो आई एम नॉट ए रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड अंडर 2524, है या नहीं ये बताएगा खुद। ठीक है। और दूसरा, आई एम एलिजिबल टू ज्वाइन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय वर्च्यू ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 21(2) ऑफ द कोड इवन दो आई एम ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब यहां ये सवाल आता है, ये कह रहा है भाई मैं ज्वाइन कर सकता हूँ लेकिन मैं रिलेटेड पार्टी हूँ। तो अब एक बार 21(2) पर दोबारा जाते हैं, तो अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो क्या इसको वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो 21(2) के प्रोवाइजो में आ गया उसकी बात कर नहीं मिलेगा। रहा हूँ। ये देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, ये 20, द फर्स्ट प्रोवाइजो shall not apply to a financial creditor। लेकिन अगर उसको मिला ही नहीं तो फिर प्रोवाइजो को फायदा क्या हुआ, फिर तो प्रोवाइजो ना भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी। हाँ जी। अगर प्रोवाइजो यानी लिखने के बाद भी वो ये कह रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या लिखा है, फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा है कि जो रिलेटेड पार्टी है उसको कोई राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन या वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। फिर क्या कह दिया कि फर्स्ट प्रोवाइजो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर पर लागू नहीं होगा जो कि रिलेटेड पार्टी है सोनली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन, तो उसको वोटिंग राइट तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मिलेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिलेगा। हाँ मिलेगा बिल्कुल। ठीक है जी, और कोई इसमें क्वेश्चन आपका हो तो देखिए बेसिकली क्या है, एक मिनट, एक दो मैंने ना और भी शेयर किए हैं कुछ मटेरियल आपसे। अ, सर ये जो मटेरियल है को गूगल ड्राइव वगैरह पर एक साथ शेयर रख सकते हैं आप, जिससे कि मतलब क्या व्हाट्सएप पर क्या ऊपर नीचे काफी होता रहता है, सेटिंग्स भी ये होती हैं। देखो जैसे आपको मिलता है ना, आप उसको हाँ। डाउनलोड कर लिया करो, डाउनलोड करके अपना फोल्डर बनाओ ना अलग से आप। जी सर। पता क्या है, गूगल ड्राइव में कोई फायदा नहीं है, गूगल ड्राइव के फिर वो उसमें लिंक हटता रहेगा, फिर आप वो एक्सेस ये वो आगे, इसी हाँ वजह वो आप ठीक है। अपने हिसाब से फोल्डर फिर बना लो, बहुत ज्यादा अच्छा फिर हम पर फिर हम पहचान नहीं पाएंगे किसके लिए ये कौन सा फाइल है। है। सर ये जो YouTube में शेयर हो रहा है लिंक, इसकी वैलिडिटी होती है कुछ कि ये रहेगा कुछ टाइम तक? नहीं रहेगा, रहेगा। ये सीओसी रोल इन सीआईआरपी रिकमेंडेशंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी मैंने शेयर किया है आपसे ना, ग्रुप में शेयर किया ना कौन सा वाला? ये वाला ये, हाँ किया किया हुआ। है। है ना, पढ़ा है किसी ने ये। कल पढ़ेंगे सर। हाँ भाई इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो सीओसी के से- बारे में काफी कुछ इसमें भी दिया हुआ है। So sir, our next class would be on Tuesday, right? हाँ, एक ग्रुप की मंडे एक ट्यूसडे को है, मैं तो दोनों ग्रुपों में डाल देता हूँ, जिसको अटेंड करनी हो कर लो, मैं क्या दिक्कत है ना, आप अपने हिसाब से अटेंड कर लो। अगर मंडे को आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे हम पीयूएफई ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करेंगे उसमें, सर लिंक शेयर कर प्रेफरेंशियल देना रेवेन्यू। प्लीज। जी सर। तो हम लोग क्या मर्ज कर रहे हैं ग्रुप दोनों बैचेस को, या अलग अलग ही रहेगा?
नहीं, ग्रुप तो अलग अलग ही रहेंगे, कोई बात नहीं, बट क्या है, कई बार उसमें भी से कुछ आना चाहे तो आ जाए, क्या दिक्कत है क्लास में। भाई देखो, अप्रैल वाला ग्रुप जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे है ना। जो मई वाला ग्रुप है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चल सर रहा है। आई एम पार्ट ऑफ द अप्रैल ग्रुप। हाँ तो कोई बात नहीं, आप आ जाए, आप अटेंड करना चाहो कर लो, नहीं अटेंड करना चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम कोशिश करेंगे दोनों ग्रुप में पूरा पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात है। और वी कैन मर्ज बोथ द ग्रुप टुगेदर मर्ज सर। कर लो, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से मर्ज कर सकते हैं हम। हाँ, बेटर रहेगा सर। ना कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। हाँ जी। नहीं, मंडे तो क्लास कर ही लो, अब क्या दिक्कत है मंडे को। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेक्स्ट डे मतलब सब्सिक्वेंट डे अच्छा, पे मतलब थोड़ा आप कह दिक्कत हो रहे हो जाता है क्योंकि अल्टरनेट डेज पर ही जल्दी रखें क्लास निकलना है। होता है ऑफिस से, तो रोज जल्दी नहीं निकल पाता। हैं। हाँ। राइट। चलो, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसे भी, ठीक है, ओके।